बॉल जो तुम्हारी है वो स्पंज की बॉल है या फिर रबर की बॉल है, तुमने इसको क्या करा कि दोनों तरफ से पकड़ा इस तरीके से और इसको दबाना चालू किया। मतलब तुमने यहाँ से इसको पुश किया तो तुमने यहाँ से इसको पुश किया, दोनों डायरेक्शन से तुम इसको पुश कर रहे हो, ठीक। तो पुश करने पे क्या होगा कि इसका शेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा? शेप। तो जैसे ही शेप चेंज होगा तब भी हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ है। तभी हम क्या बोलेंगे? इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, ठीक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन हो या फिर उसका शेप चेंज हो, या फिर क्या हो, उसका शेप चेंज हो, तब हम बोलेंगे कि वहां पे फोर्स लगा है, ठीक। तो ये डेफिनेशन तुम बना सकते हो। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज दैट कॉज विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। मतलब या तो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाए, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड चेंज होना या फिर डायरेक्शन चेंज होना, ठीक। और मॉडिफाई शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को मॉडिफाई कर दे, उसकी शेप को बदल दे। इस कॉज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्या फोर्स की डायरेक्शन होती है? बताओ, क्या फोर्स की कोई डायरेक्शन होती है? होती है क्या फोर्स की डायरेक्शन? जैसे वेलोसिटी की तो डायरेक्शन होती है कि हाँ ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो कैसे जा रहा है। नहीं होती है फोर्स की डायरेक्शन, बताओ। होती है। होती है, ठीक। तो फोर्स की डायरेक्शन होती है और जरूरी भी होती है, ठीक। मतलब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट अभी किस में है? रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट अभी कैसे है? रेस्ट में है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें मोशन में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, जो कि अभी इसकी कैसी है? रेस्ट है, ठीक। तो ये रेस्ट की स्टेट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। और ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। जैसे अगर मान लो हम फोर्स की डायरेक्शन ये रखें, मतलब हम इसको यहाँ से पुश करें, यहाँ से धक्का लगाएं, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा? यहाँ पे मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगा दें और एक्सेलरेशन इस वाली डायरेक्शन में हो जाए, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है तो, ठीक। तो ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बात से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन होना जरूरी है। जैसे अगर मान लो इस डायरेक्शन से फोर्स ना लगा के हम इस वाली डायरेक्शन से फोर्स लगा दें, तो अगर हम इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फिर देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा? यहाँ पे मूव करेगा, ठीक। जैसे अगर मान लो कोई एक दरवाजा है, एक और एग्जांपल बढ़िया है। जैसे मान लो कि एक दरवाजा है, देखे होंगे दरवाजे जिसमें पुल और पुश लिखा होता है, ना। तो जैसे अगर मान लो किसी दरवाजे पे पुश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पुश। ये एक दरवाजा है, इस दरवाजे पे पुश लिखा हुआ है, तुम बाहर से आए, तुमने देखा इसमें पुश लिखा हुआ है, ठीक। तो तुमको नहीं पता कि पुश और पुल क्या होता है, जबकि पुश और पुल क्या होता है? डायरेक्शन होती है उसकी डिफाइन, ठीक। पुश का मतलब होता है कि तुम उसको अपने से दूर को धक्का दे रहे हो, और पुल का मतलब होता है तुम उसको अपने पास में खींच रहे हो। अब मान लो तुमने दरवाजा देखा और दरवाजे में लिखा हुआ है पुश। पुश का मतलब क्या है कि तुमको फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है? अपने से दूर, मतलब तुमको धक्का लगाना है, ठीक। लेकिन तुमको नहीं पता, तुमने क्या करा? तुमने उसको उल्टा करा, तुमने उसको पुल करना चालू किया। अब दरवाजा कैसे खुलेगा? दरवाजा खुलेगा तो केवल कब? जब उसको तुम पुश करोगे। लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि तुमको फोर्स की डायरेक्शन क्या लगानी है, तो तुम क्या कर रहे हो? उसको खींच रहे हो अपनी तरफ। तुम उसको अपनी तरफ खींचोगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। बताओ दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। जैसे मान लो ये दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, ठीक। और दरवाजे पे लिखा हुआ है पुश, लेकिन तुमने उसको क्या करा? अपनी डायरेक्शन में खींचा, ठीक। तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, तुमने उसको अपनी डायरेक्शन में खींचा, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन तुमने यहाँ पे लगा दी फोर्स की डायरेक्शन। जबकि तुमको फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे लगानी थी? यहाँ पे लगानी थी। तो जब तक तुम इसको इस डायरेक्शन में खींचोगे तब तक ये अपनी रेस्ट के स्टेट को नहीं छोड़ेगा। मतलब दरवाजा रेस्ट पे ही रहेगा, दरवाजा खुलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही तुम इसको सही डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, मतलब सही डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, तो फिर ये अपनी रेस्ट की स्टेट को छोड़ के किस में आ जाएगा? मोशन में। और मोशन में आते ही दरवाजा खुल जाएगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बताओ। तो इस वजह से फोर्स की डायरेक्शन होना जरूरी है। और फोर्स की डायरेक्शन होती भी है, क्योंकि अगर हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और आ सकता है, और दूसरे डायरेक्शन में लगाएं तो फिर रिजल्ट कुछ और आ सकता है, ठीक। तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। और जिस भी क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर क्या हो? डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख लेना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। पहली कौन सी चीज है? पहली है मैग्नीट्यूड, और दूसरी है डायरेक्शन, ठीक। तो डायरेक्शन के बारे में तो हमने तुमको बता दिया,
कि फोर्स की एक डायरेक्शन होती है जो कि जरूरी है। अगर हम फोर्स की सही डायरेक्शन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है हमको रिजल्ट कुछ और मिले, लेकिन सही डायरेक्शन लगाने पर रिजल्ट दूसरा मिल सकता है। ठीक, तो डायरेक्शन फोर्स की होती है, ये हमको पता चल गया। क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी में आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो कितनी क्वांटिटी में फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो जरूरी होता है? क्या ऐसा होता है कि अपने यूनिवर्स में केवल एक ही क्वांटिटी का फोर्स है, हमेशा उतना ही फोर्स लगेगा? ऐसा तो होता नहीं है। जैसे मान लो कि हम तुमको धक्का मारे और तुम हमको धक्का मारो, तो दोनों में अंतर है अंतर। जैसे मान लो कोई एक बॉक्स रखा हुआ है पतला, कोई एक बॉक्स रखा हुआ है 10 kg का, कोई एक बॉक्स 10 kg का रखा हुआ है। मान लो यहाँ पे कोई एक लड़का है जो सेकंड क्लास का हो, ठीक, और एक मान लो एक लड़का आ जाए जो 12th क्लास का हो। दो लड़के हैं यहाँ पे, एक कौन सी क्लास का है? सेकंड क्लास का, दूसरा है 12th क्लास का। कौन इसको धक्का मार पाएगा? 10 kg का बॉक्स है, कौन धक्का मार पाएगा? 12th वाला धक्का लगा पाएगा 12th वाला। या फिर सेकंड वाला? 12th वाला लगा पाएगा, सेकंड वाला नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि दोनों के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। ये जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड अलग है, ये कम फोर्स लगा पाएगा, और जो 12th वाला है वो ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। इस वजह से ये क्या करेगा, आसानी से इसको मूव करा देगा। ठीक, तो ये जो फोर्स है तुम्हारा, उस फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी है। कोई एक बॉल मान लो फुटबॉल की रखी हुई है, उसको एक छोटा सा बच्चा आके किक करे, तो हो सकता है कि वो 4 कदम तक बॉल जाए और फिर उसके बाद रुक जाए। लेकिन मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा आदमी आके उसको फुटबॉल को किक करे, तो वो किक करेगा, हो सकता है वो मैदान पार कर जाए। ठीक, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी रिजल्ट पे इफेक्ट करता है, मतलब जो फोर्स के बाद का इफेक्ट है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो जो फोर्स लगाया हमने, उसके बाद में जो हमको रिजल्ट मिल रहा है उसको कौन अफेक्ट करेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उसको अफेक्ट करेगा। ठीक, डायरेक्शन तो अफेक्ट कर ही रहा था कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे, साथ में कौन अफेक्ट कर रहा है कि कितने मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, एक क्रिकेटर है, मान लो उसके पास में बॉल आई, ठीक, किसी बॉलर ने बॉल करी, उसने उसको बैट से हिट करा। अगर वो धीमे से हिट करेगा तो वो ग्राउंड से होते हुए चौका जाएगी। ठीक, लेकिन अगर मान लो उसको वो तेजी से हिट करे, हवा में उछाल दे, एकदम ज्यादा फोर्स लगा दे, ठीक, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दे, तो हो सकता है वो छक्का चली जाए, 6 हो जाए। ठीक, तो ये होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा फोर्स की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं। ठीक, तो अलग अलग एग्जांपल तुमको मिलेंगे। जैसे मान लो एक आधा और एग्जांपल दें कि जैसे मान लो एक कोई कार है, कार मान लो खराब हो गई। ठीक, तो कार खराब होने पे उसको तुम पुल करने के लिए कोई नया व्हीकल लेके आए। एक कार है यहाँ पे, ये कार मान लो खराब हो गई, इसको तुमने पुल करने के लिए, मतलब तुमको अपने घर तक जाना है, और तो उसके लिए तुमने क्या करा, एक नई गाड़ी लेके आए। तो एक आदमी लेके आया साइकिल, ठीक, और दूसरा आदमी लेके आया ट्रक। बताओ कौन खींच पाएगा? एक साइकिल है हमारे पास में, एक ट्रक है, कौन खींच पाएगा इसको, ट्रक या साइकिल? ट्रक। ट्रक। ट्रक खींच पाएगा। क्यों ट्रक खींच पाएगा? क्योंकि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इसमें ज्यादा होगा। ठीक, तो तुम क्या करोगे, ट्रक और गाड़ी को जोड़ोगे, आराम से खींच के ले जाओगे, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब ये जो साइकिल वाला है, ये साइकिल वाला कितना भी फोर्स लगा ले, ये गाड़ी को मुश्किल लिए खींच पाए, और खींच पाएगा तो थोड़ा बहुत खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड साइकिल का कम लगेगा और किसका ज्यादा लगेगा, ट्रक का ज्यादा लगेगा। ठीक, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पर रिजल्ट डिपेंड करता है हमारा। इस वजह से फोर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, और दोनों ही जरूरी है फोर्स के लिए। ठीक, तो क्योंकि फोर्स के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, इस वजह से फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये तुमको याद करना है। ठीक, फोर्स का सिंबल, फोर्स का सिंबल क्या होगा? तो फोर्स का सिंबल होता है कैपिटल एफ। जैसे ही कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हम लोग इस तरीके का एक एरो बना देते हैं। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करा देते हैं, एरो से। ठीक, तो जैसे अगर मान लो हमने फोर्स लिखा, तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक इस तरीके से एरो लगा देंगे। ठीक, तो कहीं कहीं तो हमें कुछ बुक्स में इस तरीके से फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, कुछ अलग नहीं है। ठीक, सेम फोर्स है, बस क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है कैपिटल एफ और उसके ऊपर एक एरो। ये होता है फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, force is represented by कैपिटल एफ और उसके ऊपर एरो। ठीक, अब अच्छा देखो, कुछ बुक्स में कैपिटल एफ और उसके ऊपर एरो तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ बुक्स में कैपिटल एफ अकेला बना होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे ऊपर से एरो हटा देना का मतलब है कि तुमने उस क्वेश्चन में से डायरेक्शन हटा दी,
उसमें से तुमने क्या हटा दिया, डायरेक्शन हटा दिया, तुम केवल उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तब तुमको समझाएंगे ये बात, ठीक है। यूनिट्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब न्यूटन के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे हमने यूनिट रख दी इनकी, ठीक। और फोर्स में, हाँ बोलो सूर्यांशु क्या कह रहा है। सर ये आइजैक न्यूटन है ना? हाँ आइजैक न्यूटन है। देखो आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट जो थे उन्हीं के नाम पे हमने यूनिट को रख दिया, ठीक। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये किस वजह से रखा, क्योंकि जो फोर्स के बारे में ज्यादातर बताया है, मतलब जो हम जो फोर्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ज्यादातर जो बताया है वो आइजैक न्यूटन ने ही बताया, ठीक। और जो फोर्स के बाद में लॉज ऑफ मोशन है वो भी आइजैक न्यूटन के दिए हुए हैं, ठीक। इस वजह से उनकी याद में हम लोगों ने फोर्स की यूनिट किन के ऊपर रख दी, उन्हीं के नाम के ऊपर रख दी। और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। और भूल कर भी ये जो यूनिट का नाम है ये स्मॉल लेटर से शुरू मत करना, और ये जो सिंबल है इसको भी स्मॉल एन मत बनाना, ठीक है। और जैसे मान लो ये तुम्हारा पहला एन है, इसको हमेशा कैपिटल रखना। जब भी किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे कोई भी यूनिट होगी उसको उसका पहला लेटर हम कैसे बनाएंगे, कैपिटल। और अगर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो हमेशा स्मॉल लेटर बनाएंगे। जैसे मीटर है, तो मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो मीटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम से चालू करते हैं उसको, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं होगा तो फिर यूनिट हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, और साइंटिस्ट के नाम पे होगा तो फिर कैसे लिखेंगे, कैपिटल एन से, ठीक। तो ये इसकी यूनिट होती है। और ये जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट होती है, कैसी होती है, ऐसा यूनिट। मतलब अब ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है, सारी कंट्रीज का करें एक यूनिट यूज करें, इस वजह से एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। उसी ने क्या डिसाइड करा कि फोर्स की न्यूटन सारी कंट्रीज क्या यूज करेंगे, न्यूटन यूज करेंगे, ठीक। वैसे यूज करने को हम लोग करते रहते हैं, अलग अलग यूज करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल में उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि सारी कंट्रीज क्या यूनिट यूज करेंगे, न्यूटन यूज करेंगे। तो इस वजह से इसको बोलते हैं ऐसा यूनिट। और इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो ऐसा यूनिट फोर्स की क्या है, न्यूटन। कोई भी पूछे फोर्स की ऐसा यूनिट तो क्या क्या होगी, न्यूटन। अदर यूनिट देखो, अदर यूनिट, ठीक। अदर यूनिट, फोर्स की एक और यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक। अब वो चुड़ैल वाली डाइन नहीं है ये डाइन, ये सिंपल वाली है, DYNE, ठीक। तो फोर्स की एक और यूनिट होती है डाइन। और ये जो डाइन होती है तुम्हारी, अ, अगर हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें या न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, ठीक। तो ये तुमको याद कर, ये याद नहीं करो तो भी चल जाएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और 10⁵ का मतलब क्या है कि 1 के आगे 5 जीरो। 10⁵ का मतलब क्या है कि 1 के आगे 5 जीरो हम लगा देंगे तो वो हो जाएगा डाइन, ठीक। हो गया सर। हो गया नोट, लग गया सर। यस सर। ठीक। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, इतना अभी हमने जो बताया। नो सर। अब देखो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में क्या क्या कर सकता है। जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो फोर्स क्या क्या कर सकता है, हमको वो देखना है। तो बताओ क्या क्या कर सकता है फोर्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो रेस्ट पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये कैसे हो सकता है, मोशन में आ सकता है। कैसे आ सकता है, मोशन में आ सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रखा हुआ है, हमने फोर्स इसके ऊपर लगाया तो ये इसमें क्या होगा, मोशन होगा। और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी के चेंज का मतलब क्या है, स्पीड चेंज होगी और डायरेक्शन चेंज होगी। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये तो हम कई बार बता चुके हैं कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों साथ में। और वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब है कि स्पीड चेंज हो रही है और कौन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर दो चीजों का चेंज आ सकता है, पहला स्पीड का चेंज, नहीं तो फिर डायरेक्शन का चेंज, ठीक। और एक थर्ड टाइप का चेंज होता है, कौन सा, शेप। मतलब उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है, मतलब वो कैसी एक और शेप की रही होगी, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक। तो फोर्स लगाने पे क्या क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी और शेप चेंज होगी, ये तीन चीजें होंगी, ठीक। तो इनको पॉइंट्स में लिखना है हमको। पहली दो लाइन में और आखिरी लाइन में एक थोड़ा सा अंतर है। पहली दो लाइन में हमने शुरुआत करी है किससे, अ फोर्स और सेट ऑफ फोर्सेस, ठीक।
और लास्ट में हमने लिखा है केवल अ सेट ऑफ फोर्सेस। ठीक, तो फोर्स और सेट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स देखो क्या होता है, सिंगल फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम केवल एक डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा सिंगल फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, हमने क्या करा, यहाँ से इसको धक्का लगाना चालू करा तो केवल एक फोर्स लगा रहे हैं, मतलब केवल एक लड़का मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। लेकिन मान लो एक और लड़का हो जो इस वाली डायरेक्शन में खड़े होके इसके ऊपर फोर्स लगा यहाँ इस वाली डायरेक्शन में। ठीक, तो कितने फोर्स हो गए? अब दो फोर्स हो गए। तो एक फोर्स होगा तो फोर्स है, लेकिन अगर एक से ज्यादा फोर्स हो तो हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ फोर्सेस। ठीक, तो हो सकता है कि एक और लड़का हो यहाँ पे, तीसरा लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ जो कि इसको क्या कर रहा हो, यहाँ को धक्का लगा रहा हो, यहाँ पे एक खड़ा हुआ वो यहाँ को धक्का लगा रहा हो। ठीक, तो एक से ज्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक, तो जब एक से ज्यादा फोर्स वर्क करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ फोर्सेस। ठीक, तो हम सेट ऑफ फोर्सेस कब बोलेंगे? जब एक से ज्यादा फोर्स होंगे और एक फोर्स होगा तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल अ फोर्स। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहली लाइन और दूसरी लाइन में देखो हमने क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स और सेट ऑफ फोर्स, मतलब केवल एक फोर्स, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम केवल एक फोर्स लगाएं तब भी उसकी स्पीड चेंज हो सकती है और डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अगर हम एक फोर्स लगाएं, केवल एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो केवल एक डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे ही उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। और दो फोर्स लगा दें या दो से ज्यादा लगा दें तब भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें शेप चेंज करनी है, मतलब जैसे यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक, ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, अगर हमें इस बॉल की शेप चेंज करनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और उसकी शेप चेंज हो जाए। अगर बॉल यहाँ पे रखी हुई है और तुम केवल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो क्या इस बॉल की शेप चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। ये क्या करेगा? आगे को बढ़ जाएगी बॉल, बढ़ जाएगी आगे को। लेकिन अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की अगर शेप चेंज करनी है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? एक से ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे। मतलब एक फोर्स तो हम लगाएंगे यहाँ से और दूसरा फोर्स कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से, तब जाके इसकी शेप चेंज होगी, वरना फिर इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक, आ गया समझ में? बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि हम केवल एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाए? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, कि हम जब तक एक फोर्स लगा रहे हैं तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज नहीं हो रही। एक हम बताएं डाउट। देखो जैसे मान लो एक दीवार है, ये दीवार यहाँ पे है और बॉल यहाँ पे रखी हुई है। ठीक, बॉल क्या रखी हुई? दीवार से सटी हुई रखी हुई, दीवार से चिपकी हुई। अब हम यहाँ से जाके इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगा दे, अब बताओ शेप चेंज होगी कि नहीं होगी? दीवार यहाँ पे है, दीवार से आगे तो बॉल जा नहीं सकती। हमने दीवार पे बॉल को टिकाया और यहाँ से फोर्स लगाना चालू करा, हम यहाँ से धक्का लगा रहे हैं, बताओ बॉल की शेप चेंज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी सर। हो जाएगी। तो एक ही फोर्स तो लगाया हमने, फिर भी शेप चेंज हो गई। तो यहाँ पे हमने ये क्यों लिखवाया कि एक से ज्यादा फोर्स लगेगा? बल्कि बाहर तो हमें केवल एक फोर्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तुमने यहाँ से इसको धक्का लगाया तो इसकी शेप चेंज हो गई। तो जबकि हमने बोला हुआ है कि एक से ज्यादा फोर्स लगने चाहिए। तो देखो एक से ज्यादा फोर्स कहाँ पे है? ये जो दीवार है, ये दीवार फोर्स लगाएगी इस बॉल के ऊपर। बताओ ये दीवार क्या करेगी? इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये दीवार के ऊपर जाके चिपकेगी बॉल। ये बॉल यहाँ पे गई और यहाँ पे चिपकी हुई है, इसको हम धक्का लगा रहे हैं यहाँ से। मतलब ये जो बॉल है वो क्या कर रही है? इस दीवार को पुश करने की कोशिश कर रही है। तो ये दीवार तो खिसकने वाली है नहीं, तो ये दीवार क्या करेगी? लौट के बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी ताकि ये बॉल आगे ना जाए। ठीक, तो ये जो दीवार फोर्स लगा रही है इस वजह से यहाँ पे कितने फोर्स हो गए? दो फोर्स। एक फोर्स तुमने लगाया और दूसरा फोर्स किसने लगाया? ये जो दीवार यहाँ पे खड़ी हुई है इसने। ठीक, तो दो फोर्स हो गए तुम्हारे, एक से ज्यादा फोर्स, इसका मतलब कैसा फोर्स हुआ? सेट ऑफ फोर्सेस। ठीक, तो हमेशा भले ही तुमको ये फोर्स दिखाई ना दे, दूसरा फोर्स तुमको ना दिखाई दे, फिर भी वहां पे क्या होगा? दूसरा फोर्स होगा जो कि शेप चेंज करने में मदद कर रहा होगा। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें शेप चेंज करनी है तो हमेशा कितने फोर्स चाहिए? एक से ज्यादा, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो। ठीक, लेकिन सेट ऑफ फोर्सेस होने चाहिए। नोट कर लो। अब इसके आगे तुमको पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये सारी चीजें तुमको अभी कल पढ़ाएंगे हम। ठीक है।